साथियों, इस क्लास में हम लोग चंद्रयान-3 के विभिन्न हिस्सों के बारे में जानकारी एकत्र करने का प्रयास करेंगे। रॉकेट से लेकर रोवर तक जो भी उपकरण रहे हैं दोस्तों, उन सभी को समझने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है किसी मिशन में, वो होती है रॉकेट। ये मूलभूत चीज़ है, इसके बिना कोई मिशन सफल नहीं हो सकता है दोस्तों। तो LBM-3M4 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। 3 चरणीय रॉकेट है, याद रखिएगा। भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। भारी सैटेलाइट और इसके साथ ही ज़्यादा ऊंचाई वाले जो सैटेलाइट ज़्यादा ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, उनको लॉन्च करने के लिए इस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, इसमें ईंधन के रूप में 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। UDMH मतलब अनसिमेट्रिकल डाईमेथाइल हाइड्राजीन, इसकी फुल फॉर्म भी रट जाइएगा। और दूसरा HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड ब्यूटाडाइन। ये दो चीज़ें जो हैं दोस्तों, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। तो दोस्तों, कोई भी सैटेलाइट जब हमको भेजना होता है तो रॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में उसको रख दिया जाता है। इस पूरे हिस्से को जो है पेलोड कहा जाता है। इस पूरे हिस्से को पेलोड कहा जाता है। जैसे अपना चंद्रयान-3 था, इसका जो भी मटेरियल था, जैसे लैंडर हो गया, ऑर्बिटर हो गया, प्रोपल्सन मॉड्यूल हो गया, इन तीनों चीज़ों को जो है इसी में रखा गया था। 3 क्या दोस्तों, 4 चीज़ें थीं। लैंडर के अंदर रोवर भी था, लेकिन एक और चीज़ जो इसमें नहीं थी वो ऑर्बिटर, क्योंकि ऑर्बिटर पहले से ही विद्यमान था अंतरिक्ष में। कौन सा वाला? चंद्रयान-2 वाला। अभी हम ऑर्बिटर को आगे समझेंगे। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें इसमें ऊपर रखी जाती हैं और नीचे जो है आग लगा दी जाती है। जो ईंधन होता है वो जलने लगता है, और जब ईंधन जलता है तो नीचे के लिए धुआं छोड़ता है, और जब धुआं छूटता है तो थ्रस्ट पैदा होता है, झटका पैदा होता है। वो झटका जो है रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलता है। रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलता है, तब यहाँ पर न्यूटन का 3rd लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ जो है काम करता है। बूस्टर क्यों लगाए जाते हैं दोस्तों? शुरुआत में आप सभी को पता होगा कि कोई चीज़ पृथ्वी के जितने ज़्यादा नज़दीक होती है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा लगता है। तो ऊपर ले जाने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है, इसीलिए बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे जैसे रॉकेट ऊपर उठता जाता है, रॉकेट को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ये बूस्टर जो है जल के ख़त्म हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, और रॉकेट जो है आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है रॉकेट, उसको और कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से दूर जाने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लगता है, जैसे चंद्रमा वाला। तो दोस्तों, यहाँ से हमने लॉन्च किया, फिर कक्षाओं को पार करते हुए यहाँ तक आया। कक्षाओं को पार किया दोस्तों, और यहाँ से जो है ये ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया रॉकेट से, और रॉकेट जो है नीचे अलग हो गया। ऊपर वाला हिस्सा जो पेलोड था, उसमें जो चीज़ें थीं दोस्तों, उसमें क्या क्या था? प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और ऑर्बिटर। ये 3 चीज़ें जो हैं अलग हो गईं, और यहाँ पर 5 अगस्त के दिन चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गईं। उम्मीद करता हूँ रॉकेट की भूमिका आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, 3 चरण दोस्तों, अलग अलग चरण का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको पता होगा कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो अलग अलग परतों में बटा हुआ है। तो अलग अलग परतों में अलग अलग फोर्स की, अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है रॉकेट को ऊपर बढ़ने के लिए। तो उसी प्रकार का ईंधन जो है जलता रहता है। पहले चरण में अलग टाइप का ईंधन होगा, दूसरे चरण में अलग टाइप का, और तीसरे चरण में अलग टाइप का ईंधन होगा। तो बूस्टर भी समझ गए होंगे और रॉकेट भी समझ गए होंगे। फिर दोस्तों, इसमें दूसरी कौन सी चीज़ है? वो है प्रोपल्सन मॉड्यूल और ऑर्बिटर। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता है, पृथ्वी की कक्षा से निकलकर कोई रॉकेट चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, जैसे अपने चंद्रयान-3 की ही बात करें, तो दोस्तों ऑर्बिटर जो है वो अलग हो गया इससे। ऑर्बिटर का काम क्या है दोस्तों? ऑर्बिटर का काम है चंद्रमा के
आसपास जो है चक्कर लगाना, तो ये आसपास चक्कर लगाता है और जो चंद्रमा पर हमारा लैंडर उतर जाता है वहाँ से सिग्नल को प्राप्त करता है और उस सिग्नल को धरती पर भेजता है। तो आर्बिटर का बस इतना ही काम है। चंद्रयान 3 में आर्बिटर नहीं भेजा गया था, यहाँ पर पहले से ही चंद्रयान 2 का आर्बिटर मौजूद था जिससे इसरो का संपर्क कायम है। तो ये आर्बिटर जो है, जो अपना विक्रम लैंडर है, वहाँ से सिग्नल को कलेक्ट करेगा और इसरो को भेज देगा। तो आर्बिटर अलग हो गया। फिर क्या बचा दोस्तों? प्रोपल्सन मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल दोस्तों इस तरह का ऊपर वाला हिस्सा, जैसे आर्बिटर जब अलग हो गया तो ऊपर वाला हिस्सा बचा। इस ऊपर वाले हिस्से में दोस्तों ये जो हिस्सा है ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है दोस्तों। ये जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है ये ऊपर वाले हिस्से को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ऊपर वाला हिस्सा हमारा लैंडर है और इसी के अंदर रोवर है। तो लैंडर को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? प्रोपल्सन मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल में दोस्तों और छोटे छोटे मॉड्यूल लगे होते हैं जो इसको दिशा देने का काम करते हैं। मॉड्यूल दोस्तों, प्रोपल्सन मॉड्यूल एक तरह का इंजन होता है। जैसे रॉकेट में नीचे के लिए आग जलती है वैसे ही यहाँ पर भी आग जलती है। इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो कंट्रोल सेंटर से इनको चालू और बंद करते रहते हैं, तो जिधर भी इनको बढ़ाना रहता है। अब जैसे आर्बिटर जो है दोस्तों, आर्बिटर जो है जब इससे अलग हो गया यहाँ पर, तो आगे की कक्षाओं में बढ़ाने के लिए, लैंडर को अगली कक्षाओं में बढ़ाने के लिए दोस्तों किसने काम करना शुरू किया? प्रोपल्सन मॉड्यूल ने, क्योंकि इसमें भी इंजन लगे हुए थे और यही इंजन जो है दोस्तों इसको दिशा देने का काम करते थे। अब जैसे ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है, यदि लैंडर को हमको इस तरफ घुमाना है तो क्या करेंगे? इधर वाला इंजन चालू कर देंगे जो इस तरफ के लिए थ्रस्ट, इस तरफ के लिए प्रेशर बनाएगा और थ्रस्ट पैदा करेगा, आग जलेगी जैसे रॉकेट में जलती है। तो इसका ये वाला हिस्सा इधर के लिए घूम जाएगा और लैंडर इस तरफ के लिए मूव कर जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यदि इसको आगे बढ़ाना है तो इन वाले इंजनों को चालू कर देंगे तो ये आगे के लिए बढ़ने लगेगा। तो हमने जब अपने चंद्रयान 3 के लैंडर को देखा तो उसमें नीचे की ओर आग की लपटें निकल रही थीं। तो दोस्तों वो क्या था? वो लैंडर में लगे मॉड्यूल थे। तो लैंडर में भी मॉड्यूल लगे हैं और प्रोपल्सन मॉड्यूल में भी मॉड्यूल लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है बाद में अलग हो गया। इसके नज़दीक मतलब 100 मीटर की जब दूरी रह गई थी ऐसा माना जाता है, तब प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग हो गया। तब क्या बचा? केबल और केबल लैंडर बचा और लैंडर के जो मॉड्यूल थे वो अब लैंडर को दिशा देने लग गए थे। जैसे आपने देखा होगा जब लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतर रहा था तो नीचे की ओर लपटें निकल रही थीं। तो जो अन्य मॉड्यूल थे दोस्तों, छोटे छोटे प्रोपल्सन मॉड्यूल थे, वो काम कर रहे थे। क्योंकि ऊपर से तेज गति के साथ लैंडर नीचे की ओर आ रहा था तो उसको काउंटर करने के लिए नीचे वाले दोस्तों प्रोपल्सन मॉड्यूल चालू कर दिए गए और जिन्होंने जो है ऊपर वाली वेलोसिटी को कंट्रोल कर दिया और आसानी से उतर गया लैंडर। तो ये तो हो गया प्रोपल्सन मॉड्यूल दोस्तों, ये भी अलग हो जाता है। बचता क्या है? लैंडर। जैसा कि अभी हमने आपको बताया ये लैंडर बचता है। ये लैंडर भी धीरे से नीचे उतर जाता है। कैसे? इन वाले मॉड्यूल को चालू करके। एक बार फिगर में दोस्तों फिर से समझ लेते हैं। ये चंद्रमा है और चंद्रमा पर दोस्तों ये आर्बिटर जो पहले से घूम रहा है, आर्बिटर पहले से घूम रहा है और यहाँ से जो है ये अपना प्रोपल्सन मॉड्यूल है। जो बीच वाला हिस्सा अभी आपको बताया मैंने, ये वाला, ये प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर से अलग हो गया तो यहाँ पर रह गया। यहाँ से आगे लैंडर अकेला बढ़ने लग गया दोस्तों, अकेला बढ़ने लग गया। फिर अकेले बढ़ते हुए उसने इन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया और चंद्रमा की सतह पर उतर गया। फिर क्या बचा दोस्तों? ये प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है इसकी कक्षा में घूम रहा है, ये अपना अलग काम करेगा। आर्बिटर पहले से घूम रहा है दोस्तों। इनकी अलग अलग भूमिका को समझ लेते हैं। आर्बिटर जो है दोस्तों एक छोटा सा यान टाइप का होता है। इसमें भी ईंधन होता है दोस्तों, इसमें भी पैनल लगे होते हैं जो कि हमने आपको दिखाए भी हैं। जैसे ये सोलर पैनल हैं, ये जो है ऊर्जा पैदा करते हैं। तो छोटा सा यान होता है जो ग्रह या उपग्रह के आसपास चक्कर लगाता है। जैसे चंद्रमा के देखिए आसपास ही चक्कर लगा रहा है। ये उपग्रहों की इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल सेंटर तक भेजता है। उपग्रहों की इन्फॉर्मेशन को
कंट्रोल सेंटर तक भेजेगा दोस्तों। कैसे? जो लैंडर उतरा है दोस्तों, लैंडर जो भी इंफॉर्मेशन भेजेगा वो किसको भेजेगा? प्रोपल्सन मॉड्यूल को भेजेगा, और प्रोपल्सन मॉड्यूल किसको? आर्बिटर को देगा। याद रखिएगा। तो ये आर्बिटर हो गया। दूसरे नंबर पर दोस्तों प्रोपल्सन मॉड्यूल हो गया। कक्षा स्थानांतरण में इसकी भूमिका होती, जैसा कि आपको हमने बताया कि जब पृथ्वी से लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को, तो जो प्रोपल्सन मॉड्यूल था वो उसकी दिशा को निर्धारित कर रहा था। यहाँ से लॉन्च किया गया, यहाँ से तो रॉकेट ही पहले काम कर रहा था, फिर जैसे ही चंद्रमा की कक्षा में घुसा तो वहाँ पर केवल और केवल प्रोपल्सन मॉड्यूल ही शेष रह गया था, आर्बिटर भी अलग हो गया था। क्योंकि इसमें आर्बिटर था ही नहीं, तो हम उसको नहीं मान के चलेंगे। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल जो था इन्हीं कक्षाओं में वैज्ञानिकों की इच्छा अनुसार अपनी गति के अनुसार आगे बढ़ रहा था। अंतरिक्ष में एक्सोप्लैनेट की खोज करता है। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं दोस्तों? किसी दूसरे सौरमंडल के ग्रहों की खोज करने में ये भूमिका निभाता है। इसके साथ ही सूचना का इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान भी करता है। लैंडर दोस्तों छोटे छोटे पेलोड्स को ग्रह या उपग्रह पर उतारने का काम करता है, जैसा कि हमने चंद्रयान 3 के लैंडर को देखा। क्या नाम था? विक्रम। ठीक है। सूचना प्रेषण, जो रोवर होता है दोस्तों वो लैंडर में अंदर रहता है। लैंडर से निकलकर रोवर जो है सतह पर सैर करता है और वहाँ से डेटा का कलेक्शन करता है। यह डेटा लैंडर को प्रेषित करता है, और लैंडर जो है उस डेटा को किसे भेजता है? या तो आर्बिटर को भेजता है, या फिर पहले प्रोपल्सन मॉड्यूल को भेजता है, और प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो आर्बिटर को भेजेगा, आर्बिटर जो है वो इसरो को भेजेगा। तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं दोस्तों। चंद्रयान 3 में यही प्रोसेस अपनाया गया है। प्रज्ञान रोवर जो है वो ज्ञान अर्जित करेगा सतह पर से, फिर अपने अर्जित ज्ञान को विक्रम को भेजेगा। विक्रम उसको पीठ पर लाद कर किसको भेजेगा? प्रोपल्सन को। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो पहले से घूम रहा है, और प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो आर्बिटर को भेजेगा, और आर्बिटर जो है वो इसरो को भेजेगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा संचार स्थापित हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।